जल्दी करे आजा। अब तुम लोग खाली जल्दी जल्दी छापते रहो। मिटाएं। अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी। मैं हूं ना। कह रही हाँ। फिक्स्ड एंड पॉइंट प्रॉब्लम। फिक्स्ड एंड पॉइंट प्रॉब्लम क्या आता है? थ्योरम है, इसको हम तो प्रूव करा दे रहे हैं बहुत आसानी से, लेकिन तुमको स्टेप ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस क्या करना, हम यहाँ करा दे रहे हैं प्रूफ, तुम लोग जाके घर पे इसको प्रैक्टिस कर लेना। 5 नंबर में आएगा पक्का है। फिक्स्ड इन पॉइंट प्रॉब्लम, जितना भी आज का लेक्चर कराया जाएगा सब इम्पॉर्टेंट है। हम सोच रहे हैं कि पूरा जल्दी जल्दी खत्म करें। स्टेटमेंट लिखो, ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, या ऐसे भी पूछ सकता है कि फिक्स्ड एंड पॉइंट प्रॉब्लम क्या है, स्टेट एंड प्रूफ फिक्स्ड एंड पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। तुम लिख लो, देख के लिख रहे हैं। लेट जे वाई, जब भी नोटेशन तो कैसा नोटेशन होगा? दिस बड़ा ब्रैकेट ये, ठीक है। let jy be a functional of the form, इधर का राइट साइड का लिखना आप लोग, be a functional x y y dash dx, राइट साइड का। let jy be the functional of the form a integral a to b f x y y dash dx defined on the set defined on the set of function yx which have defined on the set of function yx which have continuous first derivative in closed interval a b। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? C1 AB का, कि जो भी फंक्शंस होंगे उनका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो। ऐसे सारे, मतलब ऐसे उसमें वही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव इन सी ए बी एंड सटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशन y a इक्वल टू कैपिटल A, y b इक्वल टू कैपिटल B, y a इक्वल टू कैपिटल A, y b इक्वल टू कैपिटल B। हो गया। देन ए नेसेसरी कंडीशन फॉर जे वाई, देन ए नेसेसरी कंडीशन फॉर जे वाई to have an extremum for a given function yx, is that yx satisfied Euler equation such that yx satisfied Euler equation आइलर इक्वेशन देखो,
आइलर इक्वेशन क्या होता है, लिखो आइलर इक्वेशन एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू 0। नीचे लिख लेना सैटिस्फाइड, यही आइलर इक्वेशन होता है, एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये क्या होगा 0। जो फंक्शनल होगा वो तुम्हारा जैसे जे जो फंक्शनल था जे वाई, वो कैसा फंक्शन होगा, एक्स वाई वाई डैश का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यही हमारा आइलर इक्वेशन ही काम मदद करेगा सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। सबसे पहले देखो थ्योरम क्या कह रहा है कि जे वाई कोई भी फंक्शनल है, जे वाई कोई एक फंक्शनल है, ये एक्सट्रीमम वैल्यू तो भी रखेगा तभी इसके पास एक्सट्रीमम वैल्यू मिलेगी। एक्सट्रीमम मतलब क्या, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। कब, जब वो आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, समझ में आया। और क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे, कोई भी फंक्शनल दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हम आइलर इक्वेशन की हेल्प से करेंगे। तो इन जनरल कैसे प्रूव करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ पहले आइलर इक्वेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इसी का नोटेशन है, फॉर्म है। ये कह रहा है थ्योरम, ये कह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शनल है उसका एक्सट्रीमम वैल्यू तभी मिलेगा, नेसेसरी एंड कंडीशन है कि वो आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। देखो इसका प्रूफ थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है, तो तैयार कर लेना। चलो लिखो जल्दी जल्दी। देखो मैथमेटिकली प्रूफ है नहीं इसका, मतलब इन जनरली छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी लिखा के समझा देते हैं, कुछ है नहीं। लिखो सपोज वी गिव सपोज, वाटर कहाँ गया, सपोज वी गिव, पानी तक नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं रहने दो, इतना काफ़ी है। तुम लोगों ने पीना है, निधि को भी प्यास लग गई है, लो है इसमें अभी, पियोगे तो अंदर गला तक तो चल ही जाएगा, इतना पानी है। चलो सपोज वी गिव वाई एक्स एन इंक्रीमेंट एच एक्स, एन इंक्रीमेंट एच एक्स, मतलब बता रहे हैं वाई एक्स कोई एक फंक्शन है, उसमें हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट ले रहे हैं, जैसे एक्स प्लस एच लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एच एक्स, क्योंकि वाई एक्स फंक्शन है तो जो भी इंक्रीमेंट लेंगे वो फंक्शन के ही फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो सपोज वी गिव वाई एक्स एन इंक्रीमेंट एच एक्स, ठीक है। तो देखना ध्यान से, अगर वाई एक्स का जो बाउंड्री कंडीशन है अपने बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो जो नया फंक्शन मिलेगा इंक्रीमेंट के साथ, जैसे मान लो कोई x था तो हम लोग h इंक्रीमेंट करते थे तो क्या लिखते थे x प्लस h, यहाँ y है, मतलब y इक्वल टू क्या है f(x) है, इसमें कुछ इंक्रीमेंट मान लो h(x) होगा, तो ये भी अपने बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो लिखो, कहाँ तक लिखे आप लोग, then in order for the function yx plus hx, yx plus hx to continue satisfied the boundary condition, satisfied the boundary condition, we have देखना वाई एक्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट ले लिए एच एक्स, तो जो वाई एक्स का बाउंड्री कंडीशन होगा वही ये भी फंक्शन सेटिस्फाइड करेगा। अब क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी वाई एक्स का बाउंड्री कंडीशन क्या था कि वाई ए
वाई ए इक्वल टू कैपिटल ए, वाई स्मॉल बी इक्वल टू कैपिटल बी। तो ये क्या होगा जी, वाई ए प्लस एच ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल ए, और वाई बी प्लस एच बी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल बी। बट यहाँ ऑलरेडी मेंशन क्या है, वाई ए इक्वल टू नहीं है, देखो क्वेश्चन में वाई ए की वैल्यू दिया बाउंड्री कंडीशन ए, और वाई बी की बाउंड्री कंडीशन क्या दिया बी। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एच ए की वैल्यू क्या आ जाएगी और एच बी की वैल्यू क्या आ जाएगी। हम ये कह रहे हैं वाई एक्स एक फंक्शन है, तो उसका बाउंड्री कंडीशन है, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट किए हैं, तो वो जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन वो भी उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो वही तो बताया है। अब देखो ध्यान से, इसकी कोई अलग वैल्यू मिली, जो भी मिलेंगे वो हमेशा क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी, तभी ना बैलेंस होगा। तो यही जीरो दिखा दिए, कुछ किए हैं बस, ये जो फंक्शन है उसका बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड करा दिए हैं। और यहाँ से देख रहे हैं एच ए, एच की जो इंक्रीमेंट है उस पर एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, और जीरो आएगी क्योंकि उसमें ऐड कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं कुछ। और यहाँ से लिख देना क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाई ए इक्वल टू ए है, वाई बी इक्वल टू बी है, लिखो। हो गया जी। देखो हो गया, जैसे हम लोग लिखते थे एक इंटरवल x है और उसमें इंक्रीमेंट h आ रहा है और x, तो उस केस में जो दोनों का डिफरेंस होता था क्या लिखते थे, x h प्लस दिस इज माइनस x होता था ना, पढ़े थे। अब फंक्शनल का जो इंक्रीमेंट होगा, फंक्शनल का जो इंक्रीमेंट होगा वो कैसे लिखेंगे, कुछ है नहीं, तुम लोग झूठ ही परेशान हो रहे हो। ये कंडीशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत, लिखो द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शनल इज गिवन बाय the corresponding increment of the functional is given by y में कितने इंक्रीमेंट हो रहे थे h, तो ये इंक्रीमेंट माइनस ओरिजिनल वैल्यू, और यही क्या देगा कि फंक्शनल में कितना इंक्रीमेंट होगा, कोई दिक्कत। अब ये क्या बताएगा, जे वाई प्लस एच स्टार्टिंग में कैसे डिफाइन था, जे जो फंक्शनल था ना, किसका फंक्शन था, x इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स वाई वाई, तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ए टू बी एफ ऑफ एक्स, तो ऐसे रहेगा, इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है, वाई प्लस एच वाई डैश प्लस एच, दिस इज डी एक्स माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स वाई वाई डैश टी एक्स, और यहाँ एच डैश हो जाएगा, क्योंकि वाई डैश के रिस्पेक्ट में जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, एच डैश एक्स हो जाएगा, वो एच डैश, दिस इज वाई डैश प्लस एच डैश, हो गया। अब देखना, दिस इज एफ एक्स वाई प्लस, कहाँ टी है, ये जे है, अब देखो ध्यान से, y डैश प्लस एच डैश माइनस एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, टेलर थ्योरम पढ़े हो सेकंड वेरिएबल का, ऐसे एफ एक्स प्लस एच के माइनस एफ एक्स प्लस एच, ऐसे दिस इज सेकंड वेरिएबल एक्स प्लस एच
वाई प्लस के कैसे खुलता था, याद करो, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एच डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल एक्स एफ ए बी, जाके एक बार देखना। तो ये टेलर फॉर्म में ही होगा और ये टेलर फॉर्म से हम ब्रेक करेंगे। कुछ किए हैं बस dx कॉमन कर लिया और इंटीग्रल कॉमन है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसमें टेलर देखो, खाली इस वाले टर्म में टेलर लगाएंगे, ये तो अपना बेचारा है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। टेलर थ्योरम बता दें कैसे लगाते हैं, एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, देखना ध्यान से। तो इसको ऐसे एफ ऑफ एक्स वाई खुलता था, ये दो वेरिएबल का, फिर प्लस ऐसे लिखते थे एफ डेल एफ बाई डेल एक्स समथिंग, बस हमको पहले टर्म से मतलब है। तो यहाँ जब थ्री वेरिएबल में खोलेंगे एक्स प्लस एच वाई प्लस के और जेड प्लस कुछ भी समथिंग हो, तो ये वाला टर्म आएगा। इसको जब टेलर थ्योरम से ब्रेक करेंगे तो पहला वाला टर्म तो मिलेगा इसके साथ, वो माइनस माइनस कट जाएगा, बाकी उधर वाला हमको टर्म लिख लेना है। लिखो, यूजिंग टेलर थ्योरम टू एक्सपेंड, यूजिंग टेलर थ्योरम टू एक्सपेंड एफ एक्स वाई प्लस एच वाई डैश प्लस एच डैश देखो ये कैसे खुलेगा बता दे रहे हैं। जब टेलर थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो पहला टर्म आएगा वो क्या आएगा, एक्स वाई वाई डैश, दूसरा टर्म आएगा एफ वाई एक्स वाई वाई डैश यहाँ एच, तीसरा टर्म आएगा एफ वाई डैश एक्स वाई वाई डैश यहाँ एच की जगह क्या आ जाएगा, एच डैश, ठीक है। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो देखो जब इसको एक्सपेंड करें तो इसमें वाला टर्म आ रहा है, इसको कैंसिल आउट करेगा और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आएंगे तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू लिखेंगे क्या लिखेंगे देखना ध्यान से, दिस इज डेल्टा जे ए टू बी, ये वाला ब्रेक कर रहे हैं तो ये वाला टर्म खत्म होगा, मिलेगा कौन सा, ये वाला टर्म, दिस इज एफ वाई एक्स वाई वाई डैश और यहाँ क्या होगा एच, इसके साथ इंक्रीमेंट क्या हो रहा है एच, तो यहाँ एच लिखेंगे और इसके रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे वाई डैश एक्स वाई वाई डैश, यहाँ इंक्रीमेंट क्या हो रहा है एच डैश और प्लस डॉट डॉट और यहाँ लिख लेना डी एक्स प्लस जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उनको निग्लेक्ट कर देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखो, बस हो गया, प्रूफ हो गया, कुछ है नहीं। एफ वाई एक्स वाई वाई डैश एच प्लस जाके प्रैक्टिस कर लेना, पहले ही बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया जी। इसके बाद का जो भी है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा लिखो, वेयर द सब स्क्रिप्ट, एक सेकंड रुक जाओ, ये सब लिखने का फायदा नहीं है, लिख लिए, लिखो द इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, द इंटीग्रल right hand side the integral right hand side on the right hand side of equation first represent the principal linear part, represent the principal linear part
ऑफ द इंक्रीमेंट डेल्टा जे, ऑफ द इंक्रीमेंट डेल्टा जे, ऑफ द इंक्रीमेंट डेल्टा जे, ठीक है। हेंस and hence the variation of jy is given by jy, वही फंक्शनल jy is given by, बस कुछ ही इसी को डेल्टा जे को ये लिख लो, ठीक है, डेल जे लिख लो। अब देखना ध्यान से, इसी को ऐसे भी फॉर्म में ये यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ से डेल्टा जे को भी ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी, ये ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। एफ वाई जो एक्स वाई वाई ये हम मतलब नोटेशन था तो इसको ऐसे रहने देते हैं, एफ वाई एच इंटू एच, एफ वाई डैश इंटू क्या होगा जी एच डैश, और यहाँ क्या होगा डी एक्स। यहाँ तक खाली लिखे हो ना, उसके बाद का लाइन थोड़ा सा लिखो। हाँ बता रहे हैं वेरिएशन। देखो वो क्या था, फंक्शनल था इंक्रीमेंट में, अब फंक्शनल का जो इंक्रीमेंट होगा उसे वेरिएशन कब कहेंगे बता रहे हैं, बस यही लिखो। इसके बाद यही बता रहे हैं डेल्टा, ये वेरिएशन बोलते हैं फंक्शनल का, क्या बोलेंगे, ठीक है, क्यों बोलते हैं अभी वही बता रहे हैं। कभी पूछा नहीं है डेफिनेशन, बस हम समझा दे रहे हैं कि वेरिएशन क्यों बोलते हैं, उसका कंडीशन क्या है। ये फंक्शनल का क्या है वेरिएशन, जो फंक्शनल में इंक्रीमेंट हो रहे थे क्या डेल्टा जे, वो फंक्शनल का क्या था इंक्रीमेंट। अब इसको वेरिएशन में कैसे चेंज किए हैं, उसका कंडीशन क्या होता है वही बता रहे हैं अभी। लिखो इसको कंप्लीट कर दे तब बताते हैं। डेल्टा जे इंटीग्रल ए टू बी एफ वाई डॉट एच प्लस एफ वाई डैश डॉट एच डैश डी एक्स। जो एक्सट्रीमम का कंडीशन है, जो एक्सट्रीमम का कंडीशन है y इक्वल टू वाई एक्स लिख सकते हैं, तो जो फंक्शन होगा उसी को चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत है, बस ये वाला टर्म गायब कर दिए हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग लेमा 4 लिखवाए नहीं है ना, लेमा 4 नहीं लिखवाए हैं, लेमा 4 कहे थे बहुत आसान है, कुछ है नहीं, कर लेना अपने आप हो जाएगा। बट हम लोग लेमा 4 की मदद, जैसे लेमा फर्स्ट सेकंड थर्ड था वैसे सेम लेमा 4 है, तो लेमा 4 का यूज करेंगे। रुक जाओ अभी, लेमा 4 का यूज करेंगे तो लिखो आप लोग एक लाइन, एक सेकंड, कहाँ तक लिखे हो आप लोग। ए नेसेसरी कंडीशन फॉर जे वाई टू हैव एन एक्सट्रीमम फॉर वाई इक्वल टू वाई एक्स इज दैट दिस इज इक्वल टू 0। कैसे कोई भी पॉइंट एक्सट्रीमम या मैक्सिमम मिनिमम का रखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन पढ़े होगे निकाले होगे कि जो एक्सट्रीमम पॉइंट होता है तो डेल्टा वाई डेल एक्स क्या करते थे 0 पुट करते थे, वहाँ से जो पॉइंट निकलता था वो क्या था क्रिटिकल पॉइंट, तो एक्सट्रीमम के लिए तो ये 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि लिखे नहीं हो गया अभी, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना ए नेसेसरी कंडीशन फॉर जे वाई फंक्शनल वाला, ठीक है, जे वाई टू हैव एन एक्सट्रीमम फॉर वाई इक्वल टू वाई एक्स इज दैट मिटाएं, पहले लेमा 4 लिख देते हैं, तब लेमा 4 का स्टेटमेंट पहले थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, तब हम लोग कहेंगे यूज लेमा 4। लेमा 4 का स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है, बस हम लोग को जो यूज करना है। लेमा 4 कहता है वही सारा स्टेटमेंट इफ अल्फा एक्स बीटा एक्स कॉन्टिन्यूअस हो, और ये कंडीशन होता है ए से बी पे अल्फा एक्स एच एक्स प्लस बीटा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स अगर 0 हो, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू D1,
तो ये इम्प्लाई करता है कि ये बात देखो, ये सेकंड का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स बीटा एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये सेकंड का फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट वाले। तो जब लेमा 4 का यूज करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेकंड फंक्शन ये है, फर्स्ट ये देखो बीटा एक्स तुम्हारा यही होगा ना, और अल्फा एक्स क्या होगा, तो दिस इज डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश, ये किसके इक्वल होगा, कोई दिक्कत। तो कहाँ तक लिखे हो आप लोग, इज दैट इक्वल टू 0 हो गया था ना, तो लिखना कि फ्रॉम लेमा बाई यूज लेमा 4, ऐसे यूज लेमा 4, यूज लेमा 4, यूज लेमा 4, ये लेमा 4 है, यूज लेमा 4 वी गेट डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू एफ वाई, हो गया। बेटा जी इसको इधर लाओ, दिस इज, इसको इधर ले आओ या इसको उधर भेजो, तो उसको उधर भेजोगे तो एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू, तो हम मान कर चले थे कि ये जो फंक्शनल है एक्सट्रीमम वैल्यू रख रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये एफ जो होगा वो आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो डेल्टा जे होता क्या, बता दे रहे हैं। देखो ये आपका फंक्शनल में इंक्रीमेंट है, जो इसका नोटेशन होता है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बता रहे हैं, और दिस इज एप्सिलॉन एच जो होगा वो फंक्शन होगा, वेक्टर होगा, तो उसका क्या लिखेंगे हम वहाँ से, नॉर्म। अगर एप्सिलॉन 0 पे टेंड करे, वेयर एज नॉर्म जो एच ही वो भी 0 पे टेंड करे, उस केस में जो फंक्शनल का इंक्रीमेंट होगा वही क्या कहलाएगा, वेरिएशन। समझ में आया, जब एप्सिलॉन 0 पे टेंड करे, वेयर एज नॉर्म एच 0 पे टेंड करे, तो जो आपका फंक्शनल का इंक्रीमेंट होता है वही आपका क्या होता है, वेरिएशन। इसी बहाना लिख भी लेना, डेफिनेशन बुक में दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जब भी, अरे कैसे तुम लोग रियल सीक्वेंसेस में पढ़ते थे कि जब एप्सिलॉन 0 पे टेंड करे, काची वाला काची सीक्वेंस नहीं पढ़े हो, वैसे सिंपल से जानना कि ये रिलेशन होता है वेरिएशन और फंक्शनल का इंक्रीमेंट में। तो जब भी एप्सिलॉन 0 पे टेंड करेगा, वेयर एज नॉर्म एच टेंड्स टू 0, तो उस केस में जो फंक्शनल का इंक्रीमेंट होगा वही क्या आपका वेरिएशन कहला जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट, तुम्हारा ये जो आइलर इक्वेशन। बस अब तुम लोग थक गए होगे, अब एक बार प्रूफ देखना, कुछ है नहीं प्रूफ में, बस एक जगह जो यूज किया गया है टेलर का, टेलर पढ़ लेना, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, कैसे वो ब्रेक करना सिखा दिया, बाकी प्रूफ बहुत आसान है, कुछ है। अब इससे रिलेटेड देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में, वही हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ रिलेशंस ढूंढ दे रहे हैं जो 2-2 नंबर में आ गया है। देखो ये सारे, ये जो हम कराने जा रहे हैं वो बुक में आपके नहीं मिलेगा, ये नेट का सिलेबस से निकाल कर लाए हैं तुम लोग को। ठीक है, बेवकूफ़ प्रूफ कराने के लिए, प्रूफ देने के लिए, क्वेश्चन थोड़ी। ये जो प्रूफ है मतलब बुक वाला जो प्रूफ है बहुत टेढ़ा दिया है, और हम जो प्रूफ दे रहे हैं बहुत सिंपल, आसानी से हो जाएगा। हाँ लिख लेना, लेमा 4 प्रूफ भी कर लेना, बहुत आसान है, कुछ नहीं पढ़ोगे, अपने आप इंटीग्रेशन करना है उसमें भी। चलो तो हम लोग आइलर इक्वेशन क्या है यही जाने, आइलर इक्वेशन यही होता है। आइलर इक्वेशन क्या होता है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, बुक में कहीं भी नहीं दिया है। अब हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये ध्यान से रखना। डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन लिखाएंगे, वहाँ से हम बहुत सारे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ठीक है, 4 केसेस होते हैं कैसे कैसे, अब आसान आ जाएगा, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को, एकदम आसान। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग घुस गए हैं,
अभी तक तो फंक्शनल चल रहा था, भूल जाओ। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गए हैं। कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ? अरे यार, तो दिख नहीं रहा, तुम लोग को बोलना नहीं चाहिए। अपना बनता तो काजल नहीं बताई, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चल देखो, तो जो हेडिंग है डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन। जो फंक्शनल जो एफ लिए हैं, देखना है, देखो जो फंक्शन होगा वो हमारा कैसा होगा, एक्स वाई वाई डैश। जो फंक्शन होगा एक्स वाई वाई डैश के फॉर्म में होगा, ठीक है। एफ जो होगा एक्स का भी फंक्शन होगा, वाई का भी फंक्शन होगा, वाई डैश का भी फंक्शन होगा, ठीक है। और वाई किसका फंक्शन होता है, एक्स का। वाई डैश किसका फंक्शन होगा, वाई का और एक्स का भी, देखना ध्यान से। तो अब हम लोग इसका टोटल डेरिवेटिव निकालना है। तो टोटल डेरिवेटिव पढ़े होंगे डेल एफ बाई डेल एक्स। तो डायरेक्ट तो क्योंकि फंक्शन एक्स जो एफ है, एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है, वाई डैश का भी, तो डायरेक्ट टोटल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, मतलब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो टोटल डेरिवेटिव वाला फार्मूला, तो सबसे पहले फंक्शन का डेल एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई, यहाँ क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश डी वाई डैश अपॉन। समझ में आया? अब ये तो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, डी एफ अपॉन डी एक्स, ये कट जाएगा, तो ये क्या होगा डेल एफ बाई डेल एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश। और यहाँ क्या होगा डेल एफ बाई डेल वाई। और देखो ये डी वाई, ये क्या होगा वाई डबल डैश। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, अब हम लोग कुछ अगेन एक रिलेशन ढूंढ रहे हैं कि डी बाई डी एक्स। देखना ध्यान से, डी बाई डी एक्स जब डेरिवेटिव करेंगे वाई डैश डेल एफ, ये अपने से एज्यूम मान के चलना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ये फर्स्ट इंटू सेकंड से ब्रेक करो तो कैसा होगा, अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का डेरिवेटिव, कोई दिक्कत? फर्स्ट को छोड़ दिए हैं, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिए हैं, प्लस क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड को छोड़ो, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसको छोड़ेंगे, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तुरंत क्या देगा, वाई डबल डैश। कोई दिक्कत? ये इसलिए लिया गया है अपने से कि ये वाला टर्म वाई डबल डैश वाला देखो सेम आ गया ना, अब घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब सेकंड को फर्स्ट से घटा रहे हैं, तो देखना क्या मिलेगा, डी एफ बाई डी एक्स माइनस डी बाई। कोई दिक्कत? अब इधर वाला देखो कौन कौन सा टर्म, ये तो रहेगा डेल एफ बाई डेल एक्स, ये भी रहेगा वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई, बाकी ये खत्म हो जाएगा ना, और माइनस वाई डैश डी बाई, ठीक है। अब देखो दिस इज डेल एफ बाई डेल एक्स, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, वाई डैश, तो यहाँ क्या होगा जी, दोनों में वाई डैश कॉमन है, कर सकते हैं, लिखो यहाँ तक बस। डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन,
ये पूछा गया है एग्जाम में, इससे कुछ निकलेगा मतलब कितनी बार पूछा गया। हाँ देखो अभी जब फाइनल प्रूफ हो जाएगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन अभी निकाल रहे हैं, अब उसकी मदद से ये पूछेगा कि अगर कोई फंक्शनल x पे इंडिपेंडेंट है, मतलब उसमें x है ही नहीं, तो जब ये x पे इंडिपेंडेंट है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, मतलब x है ही नहीं उसमें। तो ऐसे पूछेगा 3 केसेस, ये जो फंक्शनल x पे इंडिपेंडेंट है तो क्या आएगा, फंक्शनल y पे इंडिपेंडेंट है तो क्या आएगा, z y डैश पे इंडिपेंडेंट है तो क्या आएगा, ये केसेस। ऊपर का मिटा दे, दो अभी मिटाते हैं, लिख लो जल्दी जल्दी। अब तुम लोग का कष्ट दूर हो गया, अब वो कोई भी कष्ट था नहीं, वो समझे, मतलब अभी तो फंक्शनल पढ़ा रहे थे, थोड़ा अजीब लग रहा था तुम लोग को, लेकिन आसान है, समझ में आया। पढ़ोगे कि नहीं घर पे जाके, पढ़ रहे। चलो अभी बात करेंगे घर पे तुम्हारे, देखते हैं कितना घंटा पढ़ती हो। और इस बार टेस्ट देना जरूर। सर मैम का होगा उसके बाद आपका, मैम का तो पूरी मैम को पूरा कंप्लीट। मैं ऑलराउंडर है। हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। काहे, आइलर इक्वेशन है वो। अरे अभी ऊपर लिखे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ड्यू टू आइलर इक्वेशन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लो मिठाई जी, खाना वाना कितना देर में बना लेती है दीपांजलि। हाँ पूछ क्या रहे हैं और बता क्या रहे हैं, खाना कितनी देर में बना लेती है। कुछ लोग होते हैं, मेरा भाई है छोटा, कुछ लोग होते हैं ये बहुत काम स्लो करते हैं ना, कहते हैं ना कि बड़ा नहीं, लुसुर लुसुर बोलते हैं कि लुसुर लुसुर करते हैं धीरे धीरे। तो मेरा छोटा भाई भी है, वो भी बहुत धीरे धीरे काम करता है। हमको जब हम अपने स्टूडेंट जब मतलब अपने लाइफ में जब हम भी BSc वैसी करते थे, मस्ती तक थे, तो खाना वाना बनाते थे, अब तो अभी नहीं बनाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता हमको। तो मैं खाना घड़ी देखा एग्जैक्ट चावल दाल सब्जी बनाना था, मुझे 45 मिनट लगते थे बनाने में खाली। अब वही मेरा खाना मेरा छोटा भाई बनाता 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगाता है। उसको डांटते हैं कि जब तुम 2 घंटा टाइम लगा दे रहे हो खाना ही बनाने में तो पढ़ोगे क्या। तो कभी भी स्टूडेंट को बहुत तेज काम करना चाहिए, लाइफ में हमेशा फास्ट रहो, कुछ भी करो, ठीक है। हमें तो डाउट हो रहा चल इधर देखो, यहाँ से दिस इज -df/dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि ये आइलर इक्वेशन है, तो इन दोनों में d/dx कॉमन कर सकते हैं क्या जी। जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा, f माइनस वाई डैश डेल f बाई डेल वाई डैश, और इधर क्या होगा, दिस इज डेल f बाई डेल x, और इसकी वैल्यू कहाँ है 0 हो जाएगी, लिख देना आइलर इक्वेशन से। ये हमको मिल गया डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन। क्या मिल गया, दिस इज
डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन। अब केस फर्स्ट, जो बुक में केस दिया है वो हम लिखाएं कि अपने तरफ से केस डिफाइन करें? चलो दोनों लिखवा देते हैं। जो एग्जाम में आता तुम लोग समझ में आ जा। देखो मेरा बात समझना, f जो है वो किसका फंक्शन है? x y डैश का। या तो बोले कि f इज इंडिपेंडेंट ऑन x, मतलब f x पे डिपेंड नहीं करता, तो जो फंक्शनल होगा उसमें कहीं x आएगा। या ऐसे लिखे कि f डज नॉट कंटेन एनी टर्म ऑफ x, या x का टर्म कोई f में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो बात तो वही हुआ ना। तो लिखो केस फर्स्ट, ये सब पूछा गया है। केस फर्स्ट में लिखो कि द इंटीग्रैंड, अरे इधर देखो, जो फंक्शनल लिखते थे ना जे वाई, तो यही इसी को इंटीग्रैंड बोलते हैं। ये क्या होता था? एक्स वाई डैश डी एक्स, ये ठीक है। तो लिखना द इंटीग्रैंड, तुम लोगों मत लिखना, बस इतना लिखना द इफ द इंटीग्रैंड। केस फर्स्ट में इफ द इंटीग्रैंड, इफ द सही तो लिखी हो, इफ द इंटीग्रैंड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, ब्रैकेट में लिख लेना इंडिपेंडेंट ऑन एक्स। बात तो वही हुआ ना, इंडिपेंडेंट ऑन एक्स, मतलब क्या कि जो अब फंक्शनल होगा उसमें खाली y के टर्म होंगे, दैट इज लिख लेना, दैट इज जो फंक्शनल होगा इस फॉर्म में होगा, जे वाई इक्वल टू a टू b f y डैश डी एक्स। देन अब अगर फंक्शनल में x नहीं आता है, फंक्शनल जो इंटीग्रैंड है वो x पे डिपेंड नहीं करता या x पे इंडिपेंडेंट है, तब हम लोग का जो आइलर इक्वेशन होगा वो क्या आएगा? तो अभी जानते हैं, वी नो दैट, जब भी पूछेगा तो ये पहले ड्राइव कर लेना, छोटा सा है, कुछ है नहीं, सिंपल से ये ड्राइव कर लेना, फिर उसके बाद वी नो दैट लिखना कि डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश, अगर फंक्शन में y x नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? वैल्यू जीरो आएगी। पार्शियल डेरिवेटिव खाली जीरो आएगा, ये वाला डेरिवेटिव नहीं, ये वाला क्या कहता है कि अगर ये किसका फंक्शन है? y का, y डैश का, तो इसके रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करोगे तो y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा y डैश, बट इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो खाली x का ही होगा डेरिवेटिव, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि फंक्शन देखना ऐसे दिया है, फंक्शन जो होगा वाई डैश का होगा, तो इसीलिए डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो, ठीक है। इफ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स, देन डेल एफ बाई डेल एक्स जीरो, दैट इज डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? डेल है, ये कांस्टेंट या सी मान लेना, यही बस निकालना था। वेयर सी इज कांस्टेंट, मतलब अगर फंक्शनल में कोई फंक्शनल या कोई इंटीग्रैंड है ये f वाला, उसमें x का टर्म नहीं है, तो उस केस में जो आइलर इक्वेशन होगा ये वाला हम लगा के सॉल्व करेंगे, f माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू सी। और इसी को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज f माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इक्वल टू एफ वाई डैश क्या बताएगा कि, ठीक है।
हाँ लिख लो। समझ में आया कुछ है? बस इसी केस को दिखाने के लिए ये फार्मूला ड्राइव किए हैं ऊपर, तो वो दोनों में एक ही साथ में लिख लेना। अब केस सेकंड ऐसे 3 केसेस बनेंगे। पहला वाला देख लिए कि जो हाँ, अब f जो होगा वो डिपेंड नहीं करेगा y पे, तो केस सेकंड लिखो कि इफ द इंटीग्रैंड डज नॉट डिपेंड ऑन y। केस सेकंड, इफ द इंटीग्रैंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन y, if the integrand does not depends on y, that is if जो फंक्शनल होगा वो किस फॉर्म में होगा जी? a से b और f और x y डैश होगा खाली ना। we know that Euler equation, ये वाला नहीं, पहले वाला आइलर इक्वेशन, इसी से काम चल जाएगा हमारा। पहला वाला क्यों लिए हैं? क्योंकि अगर फंक्शनल y पे डिपेंड नहीं करता तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें था, इसीलिए लिया गया है। तो इफ f इज इंडिपेंडेंट ऑन y, देन डेल f बाई डेल y इक्वल टू क्या होगा? 0। तो रखो वैल्यू, तो जब ये क्या होगा? 0 माइनस dx डेल f बाई डेल y डैश इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? डेल f बाई डेल y डैश इक्वल टू c, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं f y डैश इक्वल टू c। ठीक है। अगर फंक्शनल या इंटीग्रैंड y पे डिपेंड नहीं करता तो उस केस में आइलर इक्वेशन जो मॉडिफाइड बनेगा, केस पूछेगा, ये केस पूछा गया है, यही पूछेगा एग्जाम में कि इफ इंटीग्रैंड डज नॉट डिपेंड ऑन y देन प्रूव दैट, ठीक है, या सो दैट, देन फाइंड कंडीशन। तो यही कंडीशन है। अब x के लिए हम फाइंड कर लिए कंडीशन, y के लिए, अब y डैश के लिए क्या होगा? वेयर लिख देना, वेयर c इज कांस्टेंट, वेयर c इज कांस्टेंट। हाँ, केस नंबर 3 एंड लास्ट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मिटाए जी। केस 3 लिखो कि इफ द इंटीग्रैंड डज नॉट डिपेंड ऑन y डैश, वही पहला वाला जो इसमें सेकंड वाले में लिए हैं। केस 3, इफ द इंटीग्रैंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन y डैश, दैट इज इफ जो फंक्शनल होगा अब किस फॉर्म में होगा? y डैश पे नहीं डिपेंड करेगा, तो a t b x खाली y, ये वाला dx, ठीक है। देन वी नो दैट आइलर इक्वेशन इज क्या होगा? डेल f बाई डेल y माइनस dx, ये होता है ना। इंक नहीं है क्या किसी? अगर ये फंक्शनल, अगर ये f, इफ f इज, दिस इज इफ f इज independent on y dash, then del f by del y dash इक्वल टू क्या होगा? 0। रखो वैल्यू उठा के। Therefore del f by del y माइनस d बाई डी एक्स इंटू क्या होगा? 0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा?
डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0। इस केस में फंक्शन पूरा क्या क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। समझ में आया, पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। तो तीनों केसेस पूछा जाता है, तो अब कर ले जाओगे ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इतना करने के बाद कितना टाइम हुआ, अरे भाई ये तो क्या हो रहा है। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। तुम ही लोग करना, इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन, उसके बाद खत्म। 5 क्वेश्चन है, ये जितना कराए थ्योरम्स लेमा ये छोड़ के 5 क्वेश्चन वही पूछा जाता है, वही 5 करा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक्सरसाइज के भी है, कुछ है नहीं, एक क्वेश्चन बताएंगे, एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कर ले जाओगे। इंटीग्रेंड दिया रहेगा और बस आपको चेक करना है। देखो इंटीग्रेंड दिया रहेगा, चाहे ये सब पता ना रहे तब भी डायरेक्ट आइलर इक्वेशन में भरो, वहां से y की वैल्यू निकालना है। अब कैसे, अभी ये क्वेश्चन करा दे रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिटाएं इसको। तो COB फोरियर पढ़ लेना, यही तुम लोग का प्लस पॉइंट है, पहले बता दे रहे हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स का तो क्वेश्चंस जल्दी, मतलब हमें नहीं कह रहे हैं इतना अच्छा से पढ़ाए हैं, कॉम्प्लेक्स तो हो जाना चाहिए, सब कुछ एक एक क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, रिवीजन पूरा। क्वेश्चन फर्स्ट 2008, 11, 12, 15, 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 99% इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट देखना, लिख देते हैं, फाइंड द एक्सट्रीमल, फाइंड द एक्सट्रीमल, फाइंड द एक्सट्रीमल। एक्सट्रीमल मतलब वाई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। एक्सट्रीमल जो होगा, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, ऑफ द फंक्शनल, दैट मीन्स जे वाई, यही एक्सट्रीमल जो अंदर वाला होगा। जैसे हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं ना, तो x की पॉइंट वैल्यू निकलती है, वैसे यहाँ एक्सट्रीमल मतलब ये क्या होगा, y की वैल्यू पूछ रहा है। तो जे वाई ये दिया है 1 से लेके 2, रूट में दिया है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई एक्स, और दिया है dx। देखो ये फंक्शनल किस पे इंडिपेंडेंट है, y पे है। अब y वाला जो केस और दिया है, subjected to the condition, subjected to the condition, subjected to the condition, ये दिया है y 1 पे 0 है, y 2 पे क्या है 1 है, ठीक है। ये दिया है आपका। अब या तो डायरेक्ट आइलर फार्मूला लिखो, यहाँ f की वैल्यू क्या दिया है, रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। सोल्यूशन, हियर गिवन दैट इंटीग्रैंड, हियर गिवन इंटीग्रैंड इज, मान लो एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू, ऐसे लिख दे रहे हैं, चलो यही लिख दे रहे हैं, वाई डैश इक्वल टू रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई एक्स। इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, तो जो इंटीग्रेंट है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब या तो आइलर फार्मूला केस वाला लगा सकते हैं या डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट वाला भी लगाओगे तो थोड़ा लेंदी आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट केस वाला लगा देंगे, ठीक है। लगा रहे हैं, रुक जाओ, एक बता देते हैं। Here given integrand is, ठीक है, क्लियरली f, ये जो f है डज नॉट कंटेन, या क्लियरली f इज इंडिपेंडेंट ऑन y, ये y पे इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर द आइलर इक्वेशन इज, देयरफॉर Euler equation is, therefore Euler equation is, ठीक ना। तो उस केस में Euler equation क्या होगा जी,
एफ वाई डैश इक्वल टू सी क्या था, एफ वाई डैश इक्वल टू सी। एफ की वैल्यू दिया है √1 + वाई डैश स्क्वायर बाई एक्स, तो हमको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा डेल एफ बाई डेल वाई डैश। जब इसका करोगे वाई डैश के तो 1/x कांस्टेंट होगा, बाहर होगा, और इसका करोगे तो 1/2 1 + वाई डैश स्क्वायर पे पावर 1/2 - 1, और फिर वाई डैश का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 2y डैश, यही तो आएगा ना पार्शियल डेरिवेटिव। तो 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा, दिस इज y डैश अपान x √2 1 + वाई डैश का स्क्वायर, यही तो आएगा। ये पावर -½ शिफ्ट होगा और इसको ले जाएंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आइलर इक्वेशन इस केस में एफ वाई डैश की वैल्यू क्या था c, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी c, तो y डैश अपान x √2 1 + वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू c। ठीक है, अब उसको उधर भेजो, ये y डैश इक्वल टू cx √2 1 + वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो क्या होगा, y डैश का स्क्वायर इक्वल टू c²x² 1 + वाई डैश का स्क्वायर। मिटाए ऊपर का, तो हम लोग कह रहे थे ना, मतलब हम लोग क्या, हम ही कह रहे हैं, अपने आप को प्लूरल बना ले रहे हैं। चलो देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे, वाई डैश को एक तरफ लाएंगे, वाई डैश को एक तरफ, तो वाई डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा जी, c²x² + c²x² वाई डैश का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए, तो वाई डैश का स्क्वायर इसको इधर लाओ, 1 - दिस इज क्या होगा c²x² वाई डैश का स्क्वायर, ये क्या होगा c²x², वाई डैश का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, 1 - c²x², c²x²। ठीक है, वाई डैश का स्क्वायर ये भेजोगे इधर क्या होगा, c²x² अपान 1 - c²x², दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज cx रूट में 1 - c²x², पॉजिटिव साइन ले लेना, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, अरे प्लस माइनस आएगा तो हम खाली पॉजिटिव साइन ले लिए हैं, ये यहां तक आ गया। वाई डैश, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये तो बच्चों वाला है, देखो भावना कह रही है हाँ बच्चों वाला है। देखो जहाँ समझ में नहीं आएगा बता देना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आज ही ख़त्म किया जाए, ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ा के आज ही उड़ा दे और तुम लोगों को कुछ फील ही ना हो। हाँ, तो जहाँ समझ में नहीं आएगा एक बार पूछ लेना, ठीक है। हाँ, वेरिएबल सी वेरिएबल लगाएंगे, वाई डैश को क्या लिख सकते हैं, dy/dx, और इधर cx अपान √2 1 - c²x² dx। अब इसको इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, दिस इज इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स आएगा, इस cx ऊपर का करेगा, अरे मतलब साइन इनवर्स एक्स पिटेंगे, t कर लेंगे ना, इसको t मान, हाँ पुट, इधर देखना ऐसे, पुट अंदर का जो पूरा है क्या क्या इंटीग्रेशन करने नहीं आ रहा, बताओ। हाँ सर, इसको t मान, मतलब पूरा 1 - c²x² बराबर क्या मानेंगे, t, तो टी पी की जो भी मान लो तुम लोग, तो क्या होगा, माइनस का c² 2c²x dx इक्वल टू क्या होगा, dt। कोई दिक्कत, क्योंकि ऑलरेडी cx दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं cx dx dt अपान -2c, रख दो। दिस इज dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो y दे देगा, और बाकी इसको हम यूज कर सकते हैं 1/√t
और यहाँ क्या होगा माइनस का 1/2c और ये क्या होगा dt। अब करो तुम लोग इंटीग्रेशन। √2 के ऊपर ले जाओ, मिटा के ऊपर का। देखो अब इसको ऊपर ले जाएंगे, दिस इज y -1/2c बाहर करेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो t पे पावर -1/2 dt, ठीक है। तो -1/2c और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t पे पावर क्या होगा 1/2 प्लस एक नया कांस्टेंट c1, 1/c ये 2 से 2 ऊपर कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/c t पे पावर 1/2 प्लस c1 y इक्वल टू -1/c √2 1 - c² x² प्लस c1, ठीक है। नहीं इनिशियल कंडीशन लेके कांस्टेंट की इनिशियल कंडीशन दिया मतलब वो कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इतना दे। अब देखो इसको c1 को इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं y - c1, कोई दिक्कत, दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो ये y - c1 का स्क्वायर और दिस इज जब इसका करेंगे तो 1 - c का स्क्वायर अपान 1 - c² x², ठीक है। y - c1 का होल स्क्वायर c² से डिवाइड करो तो क्या होगा 1/c² - x² को इधर शिफ्ट करो तो x² प्लस y - c1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/c²। कुछ सर्किल मिल गया ना तुम लोग को, कोई दिक्कत किस। अब हम लोग इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। इफ कौन सा कंडीशन दिया है, कह रहा y1 इक्वल टू 0, मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 0। तो रखो जब x बराबर 1 तो क्या होगा 1 प्लस y की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ क्या होगा c1 का स्क्वायर अपान 1/c², इसको फर्स्ट मानो, यही आएगा ना कंडीशन। हाँ देखो जब x बराबर 1 रखोगे तो y की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 - c1, ठीक है। अब जब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब y की वैल्यू 2 हो, जब x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 1, दैट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे तो ये क्या होगा 4 प्लस और दिस इज 1 - c1 का स्क्वायर 1 - c1 का स्क्वायर, दिस इज 1/c² सेकेंड। देखो सबसे पहले अब यहाँ वैल्यू रखो, ये दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो 1 - c1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा c1 का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस यहाँ 4 तो लिखे, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। दिस इज क्या होगा 4 + 1 प्लस c1 का स्क्वायर -2c1 इक्वल टू 1 + c1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो c1 का स्क्वायर कैंसिल और 5 इक्वल टू 4, 5 - 1 इक्वल टू 2c1 और c1 की वैल्यू 2 आ गया, 2 आया है। हाँ अब जब c1 की वैल्यू 2 आया तो रख दो किसी में, c1 की वैल्यू जब 2 आया है तो इसमें रखो तो क्या होगा जी 1 प्लस और 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये क्या होगा 1/c², तो c² की वैल्यू होगी 1/5, तो c की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि c रेडियस है तो रेडियस निगेटिव लेंगे नहीं ना, तो इसीलिए c सर्किल का इक्वेशन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो c जो होगा वो क्या होगा √1/5 वैल्यू रख दो
वैल्यू रखो वही आंसर आ जाएगा। देखो जब वैल्यू रखोगे C1 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस देखो 1/C1 सी की वैल्यू क्या ऑलरेडी 1/√5 का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर कूद के चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान 5। तो जो आपका एक्सट्रीमम पाथ मिला वो सर्किल मिला जिसका सेंटर 0,2 0,2 कहाँ होगा, दिस इज 0 और दिस इज 2, ठीक है, और रेडियस 5 रेडियस है, 5 रेडियस का तो नहीं √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, अरे आर एक्स स्क्वायर आर होता ना, तो दिस इज कुछ ऐसा सर्किल मिलेगा, दिस इज ऐसा सर्किल मिलेगा, ठीक है, नहीं हाँ कुछ ऐसा ही सर्किल मिलेगा जिसका सेंटर 0,2 सेंटर ये होगा, हाँ 0,2 ये सही है, ऐसे कुछ सर्कल मिलेगा ये, ठीक है, यही सर्किल का इक्वेशन मिला। ऐसे बना लेना तुम लोग, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, जो ये बनाना जरूरी नहीं, बस हम बता दे रहे सर्किल कैसे मिलेगा। 0,2 यहाँ कुछ होगा, या ऐसे थोड़ा और नीचे रख लेते हैं ताकि आसानी से बने, तो ये 0,2 और दिस इज ऐसे, ठीक है, यही सर्किल मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा, और यही होगा दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, यही सर्किल का। तो एक्सट्रीमम मिल गया हम लोग का। आसान है कि नहीं, कुछ है कुछ